नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 16 मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। उस विदेशी दल का क्षणिक सानिध्य भी उसे ईश्वर का सा नशा सुंघाकर झुमा देता था। फिर क्यों गई थी वहां? वह मन ही मन सोचती। उत्तरपाड़ा की बस में चढ़कर बैठ गई। क्या करेगी उत्तरपाड़ा जाकर? कौन था वहां? कोई भी नहीं। फिर क्या करेगी वहां जाकर? क्या क्यों उसी बस स्टॉप से अलीपुर वापस चली जाएगी? पगली कहीं की। इससे तो कहीं और चली जाती। कहाँ? वहां जहां जला कर नई बनाई गई रामनवमी की प्रदर्शनी चल रही थी। यह लॉरेन आंटी के यहाँ। कहाँ जा सकती थी वह? इतने बड़े शहर में क्या कहीं भी ऐसी दो आंखें थीं जो उसे देखकर प्रसन्नता से चमक उठती? क्या विधाता ने उसे इसीलिए बनाया कि निर्दयी संसार उसे अपने स्वार्थ के लिए निर्जीव शटल कॉक की भांति इधर उधर उछालते रहे? क्या वह जीवन भर दूसरों के लिए ही विवाह की साड़ियाँ खरीदती रहेगी? जिस रविवार को पूरा ग्रह आमोद प्रमोद के मांगलिक उत्सव में आकंठ डूबा होगा, वह शमशान में पिकनिक मना रही होगी। चलती बस में वह स्वयं ही हंसने लगी। पास बैठी वृद्धा पारसी महिला उसे घूर घूर कर देखने लगी। वो बीमार सी पीली सुंदरी लड़की उसे कुछ एबनॉर्मल सी लगी। कैसे हंसी जा रही थी? क्या पता किसी पागल खाने से भागकर चली आई हो। पारसी महिला ने सहम कर पीठ फेर ली। एक के बाद एक बस बदलती कलीगर पहुंची तो रात हो गई थी। बगल का पैकेट अभी जाकर अम्मा को दे आएगी। एक अनजानी छोटी दुकान पर ही इतनी सुंदर साड़ी मिल जाएगी, उसे आशा भी नहीं थी। एकदम फ्लेम रेड, उस पर चौड़ा जालीदार आंचल, न बेल न बूटी। काउंटर पर एक सी दो साड़ियां धरी थी, ठीक जैसे जुड़वा बहने हूँ। कली को न जाने क्या सनक सवार हुई, दोनों खरीद ली। वह सावली है तो क्या हुआ? लाल रंग जितना सावले पर खिलता है उतना क्या कभी गोरे पर खिल सकता है? संथाल सुंदरियों की काले कोबरा सी चिकनी काली पीठ पर शिथिल जोड़े पर लगा रक्त जवा का पुष्प कितना सुंदर लगता है। पिकनिक के दिन यही साड़ी पहनेगी और चलते चलते उसे भी दिखा देगी। ए मिस्टर, अकेली तुम्हारी कुन्नी ही नहीं पहन सकती ऐसी साड़ी। देख लो कौन अधिक सुंदर लगती है, गोरी या काली। वह मन ही मन मुस्कुराती अपनी साड़ी कमरे में धराई, फिर हाथ का दूसरा पैकेट नचाती हंसती गोल कमरे में पहुंच गई। पूरे परिवार की गोष्ठी चल रही थी। प्रवीण न जाने किस बात पर ठहाका लगाकर हंस रहा था। उसे ऐसे हंसते देख कली आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रह गई। अच्छा, यह क्रूर व्यक्ति ऐसे हंस भी सकता है? पर अचानक कली को कमरे में आविर्भूता देखकर उसकी हंसी आरोह ही में सूख कर रह गई। वह फिर गुमसुम हो गया। चेहरे पर उभरी खींच की रेखाएं देखकर कली मुस्कुराकर बढ़ गई। लीजिए अम्मा। उसने साड़ी का पैकेट अम्मा की गोदी में डाल दिया। देखिए पसंद की चीज़ है या नहीं। आओ आओ बेटी। अम्मा ने चश्मा लगा लिया और पैकेट खोलने लगी। मैं जानती थी तुम जरूर ले आओगी। वाह, एकदम ऐसा ही रंग चाह रही थी मैं। क्यों, है ना जया? पर कली को देखते ही जया फिर अटेंशन में खींचकर काठ का सिपाही बन गई। कहकर चुप रह गई। निर्लज दामोदर उस छड़ छड़ में नए रूप धरने वाली अष्टभुजा किसी तेजुमयी सुंदरी को घूरे जा रहा था। चल रही है ना? इतवार को अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा। कली जानबूझकर ही माया से सटक कर बैठ गई थी। वैसे अम्मा के पास बहुत सी जगह खाली थी, पर माया से सटकर उसका सुदर्शन भाई जो बैठा था, कली का आंचल क्षण भर को हवा में फहराता माया की पीठ से होकर प्रवीर के कंधे को छू गया। कली ने कनखियों से अपने बड़े यत्न से फैलाए गए आंचल की प्रगति देखी और मुस्कुराने लगी। बड़ी सस्ती मिल गई अम्मा। 450 की है। असल में अब बनारसी साड़ियों की खूब स्मगलिंग चल रही है, इसी से कुछ सस्ती मिल गई है। 450 को आप सस्ती कहती हैं? नवीन की आंखें फटने लगी थी। इतने से तो हम साल भर के कपड़े बनवा लेते हैं। हमें तो आज ही पता लगा कि साड़ियाँ भी ससुर इतनी महंगी होती हैं। वाह, कली हंसकर कहने लगी। पिछली बार कनाडा में 2500 की एक साड़ी में तो मैं ही मॉडल बनी थी। कहिए तो अम्मा, आपकी बहू के लिए वही साड़ी ला दूँ? उसने मजाक किया। नहीं जी, माफ़ कीजिए, दामोदर बीच में बोल पड़ा। हमारी अम्मा ऐसी फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करती। उनका बस चले तो 2500 में साड़ी सहित मॉडल ही खरीद लाएंगी। एक क्षण को कली का चेहरा लाल पड़ गया। इस व्यक्ति को देखते ही उसके शरीर में अजीब सुरसुरी होने लगती थी। अब मैं चलूं? वह उठ गई। ये लीजिए कैश मेमो और रुपए। उसने बटुआ खोलकर कुछ नोट अम्मा को थमा दिए।
यहाँ से उठकर जाने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी। जी कर रहा था देर तक यहीं बैठी बैठी गप्पे मारती रहे, पर वो चलने लगी तो किसी ने भी उससे एक बार भी बैठने को नहीं कहा। लग रहा था उसके सहसा आ जाने से उस पारिवारिक गोष्ठी में तनाव सा आ गया है। हंसने वाले ने हंसना बंद कर दिया है और उसके आने से पहले बकर बकर करने वाली जया मुंह लटका कर कोने में बैठ गई। अम्मा ने भी तो एक बार भी बैठने का आग्रह नहीं किया। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। बड़ी देर तक वो खिड़की की ठंडी सलाखें पकड़कर सूनी सड़क को देखती रही। पहले एक छोटी सी दुर्घटना हुई, किसी स्कूटर की एक टैक्सी से टक्कर, फिर गाली गलौज, पुलिस की भीड़ भाड़ और फिर सब संग। थोड़ी देर में बोलो हरी हरी बोल के आह्वान से दिशाएं गूंजती एक अर्थी गई। दो तीन शराबी गाते खिलखिलाते निकले, फिर सड़क को छड़ों के लिए जनहीन बन गई। दिन भर की थकान से कली का अंग अंग दुख रहा था, पर आंखों में नींद नहीं थी। आज इतने बरसों में उसे अपनी माँ की याद क्यों आ रही थी? गुलाबी साड़ी, गौर वड़, उदास आंखें और उन आंखों में कली के प्रति कैसा विचित्र भाव। क्या वो सच्चा वात्सल्य था या करुणा थी? कभी कभी कितनी भी अस्पष्ट आकृतियां प्रेत छायाओं से उसे अनिद्रा अवस्था में घेर कर नाचने लगती थी। लंबी नाटी गोरी सावली असंख्य लाड़ दुलार बड़ी देसी विदेशी मौसियाँ, रेशमी कपड़ों में झलमलाती दासियाँ, एक दूसरे से टकराते जाड़ फानूस, दूध सी डोली चांदनी, उस पर गावा तकिया लगाए कितने सारे सजे धजरे पुरुष और गहनों से झलमलाती बीच में कान पर हाथ धरकर गाती माँ, जो बनवा कर सब रस ले गई रे भौरा, गूंजी रे गूंजी। चौंक कर कली उठ बैठती। क्या ये वह प्रेत दरबार था? यदि कभी उसने देखा नहीं तो यह गाना भला उसे कैसे याद रह गया? एक बार हंसी हंसी में उसने माँ से पूछ लिया था, क्यों माँ, तुम कभी ये गाना गाती थी ना? माँ का चेहरा सफ़ेद फट पड़ गया। नहीं, पता नहीं कहाँ से सुनाई हो, उसने कहा था। पर एक दिन स्कूल से अचानक ही होम लीव मिल गई और वो माँ को छकाने दबे पैर खिड़की से उचक कर देखने लगी। पलंग पर बैठी माँ आंखें मूंद कान पर हाथ धरे वैसे ही मीठी आवाज में गा रही थी, और वही गाना जो बनवा के सरबरस से ले गई ले भौरा, गूंजी रे गूंजी। आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा देखकर माँ को चिड़ चिड़ कर दिन रात जलाने वाली आबाद कली भी सहम कर रह गई थी। आज माँ का वही गाना वह स्वयं गुनगुनाने लगी। कितनी सधी मीठी आवाज थी माँ की। तुझे अंग्रेजी स्कूल में न भेजा होता तो आज तक तू भी टप्पा ठुमरी गा सकती थी। क्या बढ़िया आवाज है, पर अब क्या खाक सीखेंगी? सचमुच ही अपनी मीठी आवाज की मोहक गूंज पर कली स्वयं ही मुग्ध हो गई। उसी स्वर के साथ सहसा बड़ी बड़ी आंखों वाली मुस्कुराती एक और प्रेत छाया उसके तप्त ललाट पर हाथ धर देती थी। तानी मौसी। कितनी बार कली उस कुछ कुछ पहचानती स्नेही आकृति का पूरा चेहरा याद करने की कोशिश करती, पर कभी दो मुस्कुराती आंखें पल्ले पड़ती, कभी छोटे से रसीले हंसी फड़कते अधर। बुरी तरह से उलझे बचपन के तानों बानों में उलझ कर फिर सो जाती। उस दिन भी यही हुआ। सुबह उठी तो दिन चढ़ाया था। एक बार वेलहम को लेने अस्पताल जाना होगा, फिर दफ्तर, होटल जाने पर फिर अभागा पॉल नहीं आने देगा। इसी से बेलहम को टैक्सी में ही बेचकर वह दफ्तर से सीधी घर चली जाएगी। पहले दफ्तर जाना होगा तो अम्मा से बिना कहे वो पाँव भी बाहर नहीं निकालती थी, पर अब नित्य प्रहरी बने दानव से दामोदर के भय से वह पर्दा उठाने से पहले ही ऐसे ही झिझक सहम कर भीतर झाँकती थी, जैसे कोई जहरीला बिच्छू पर्दे की परत में छिपा बैठा हो। कमरे में ताला मारकर और दबो पैरों निकल गई। वैसे चाहने पर वह शनिवार की आधी छुट्टी घर ही पर मना सकती थी, पर जानबूझकर ही वह इधर उधर टोलती रही। जिस घर में अम्मा के पास पैर फैलाकर छुट्टी के दिन गप्पे मारने में उसे महा आनंद आता था, वही घर उसे काट खाने को दौड़ता था। लगता सब उसे संदिग्ध दृष्टि से घूरे जा रहे हैं। यही सल्ला अम्मा को भी तो उनके बेटे ने नहीं भड़का दिया। मन की व्यर्थ आशंका से त्रस्त कली दिन डूबे कर लौटी तो द्वार पर ही कई ठोंगों से लदी फंदी माया मिल गई। बाप रे बाप, क्या क्या खरीदारी कर लाई हो? हंसकर कली ने पूछा। क्या नहीं लाई ये पूछो। मेवा, मिष्टान, कॉस्मेटिक्स, रुमाल और फल। हाथ टूटे जा रहे हैं। उस पर भी नारियल लाना भूल गई। कल बड़े दा का टीका चढ़ रहा है ना, चल रही हो ना कली? कल का नाम सुनते ही कली का उत्फुल्ल चेहरा मुरझा गया। नहीं माया, तुमसे कहा था ना कल एक जरूरी काम से दिन भर बाहर रहना है। और फिर बड़ा एम्बेरसिंग लगता है माया। न मुझे वो जानते हैं न मैं उन्हें। बेकार में दाल भात में मुसलचंद बनकर क्या करूँगी? परसों लौटकर तुमसे सब सुनूंगी। कल सुबह तड़के ही उठकर जाना है। इसी से अभी जाके लंबी तान रही हूँ। वह हंसकर कमरे का ताला खोलकर भीतर चली गई। वैसे इतवार के दिन कली 10 बजे तक सोती रहती थी। कभी कभी तो अम्मा ही आकर उसे उठा जाती,
पर उस दिन उसने 4 ही बजे का अलार्म लगा लिया था। नहा धोकर उसने दिन में अपने प्रमाण पत्र का नित्य का मुखौटा उतार कर धर लिया। वही जुड़वा लाल साड़ी पहनकर वह दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई तो आत्म प्रशंसा की झलक बड़ी बड़ी आंखों में उभर आई। वाह वाह, ये साड़ी देखने में जितनी सुंदर लगी थी, पहनकर और भी सुंदर लग रही थी। उगते सूर्य की अरुण रश्मियों का जाल स्वयं ही खिड़की की सलाखों से उतरकर उसके चौड़े आंचल पर बिखर गया। वैसे वह न बनारसी साड़ी देख सकती थी, न किसी बनारसी साड़ी पहनने वाली को। उसे ऐसी चटकीली साड़ी देखकर सदा कैलेंडर में बनी सस्ती तस्वीरों का ही स्मरण हो आता था, या फिर अपने विचित्र दिवा स्वप्न के धूमिल प्रेत दरबार का। झाड़ फानसों के नीचे जगमगाते कितने ही बनारसी आंचल उसके स्मृति खंडहर के केतु ध्वज से फहराने लगते। एक बार पन्ना बक्स के तले से नफ्थलीन सुवासित कितनी ही रंग बिरंगी साड़ियां निकाल लाई थी, एक से एक भारी बनारसी साड़ियां। अब तो पहनेगी ने, अब यह सिल्क वाला कहाँ मिलेगा, और फिर ऐसी जरी, उसने बड़े लाड से कहा था। पर तब तक कली ने उस भड़कीली साड़ियों की सभ्यता का इतिहास अपनी अद्भुत घ्राण शक्ति से बहुत कुछ सूंघ लिया था। इन्हीं साड़ियों को पहन पहन कर माँ ने न जाने कितने पुरुषों को रिझाया तड़पाया होगा। मुफ्त में मिल रहे उस दामी गट्ठन को कली ने घृणा से नाक सिकोड़ कर वापस माँ की गोदी में डाल दिया था। थैंक्स माँ, पर यह साड़ी बनारसी साड़ियाँ मैं कभी नहीं पहनूंगी। पन्ना की आंखों में आंसू छलक आए थे। जब जो वह इससे हठीली छोकरी को छाती से लगाने बढ़ी थी, तब वह उसे प्राणांतक भूसा मारकर दूर ढकेल देती। ठीक है बेटी, उसने शांत स्वर में कहा था, आज तुमने इन साड़ियों को ठुकरा दिया, पर एक न एक दिन हर लड़की की जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब वो बनारसी साड़ी पहनकर ही सजने तजने वो स्वयं तरसने लगती है। शायद आज कली के जीवन का वही दिन आ गया था जब वह अपने अवांछित कौमारी के काल्पनिक मुक्ति द्वार पर लाल बनारसी साड़ी में दुल्हन बनी स्वयं ही अपने प्रतिबिंब पर न्यौछावर हुई जा रही थी। बहुत पहले नैनीताल के लंदन हाउस की सीढ़ियों पर फैले एक तिब्बती लामा से उसने उसी के कान में पड़े लाल मूंगे का जोड़ा खरीदा था, और काठमांडू से उसके एक विदेशी मित्र ने उसे 2 मूंगों के बीच गुथा एक चौकोर तांबे का ताबीज ला दिया था। काले मोटे डोरे में गूथा वही ताबीज उसने कंठ में लटका लिया। कानों में मूंगे साड़ी की लाल रंग से होठ सी ले रही थी, और वह रक्ति मावा तांबे के अठन्निया ताबीज पर उतर आई। वास्तव में उसकी कलात्मक रुचि अनुपम थी। बीच में मांग निकालकर उसने कटे बालों को कानों के पीछे ले जाकर एक हड्डी की क्लैंप से कसकर जोड़ दिया। केसों के गहन पास से उन्मुक्त कर्णद्वय लाल लाल प्रवाल के भार से स्वयं ही रक्तिम हो उठे थे। एक बार कली अपना यह अग्निगर्भा रूप उसे दिखाना चाह रही थी। देख, साड़ी ऐसे पहनी जाती है। तुम्हारी कुन्नी के कंठ में पड़ी 29 तोले की असली सोने की रामनवमी क्या मेरे इस अठन्निया तांबे के ताबीज के ताम्र तेज के सम्मुख टिक सकती है? पर अभी तो वह शायद सो रहा होगा। वैसे चाहने पर वो बड़ी धृष्टता से जाकर उसे कमरे में घेराव में बांध सकती है। उसका द्वार खुला रहता है, यह वह कई बार देख चुकी है। पर बीच में ही कहीं दानो दामोदर मिल गया तब? मरे मन से कमरे का ताला लगाकर वो चाबी बटुए में रख ही रही थी कि किसी की आहट पाकर चौंकी। हाथ की सिगरेट बाहर फेंकने वो स्वयं ही बरामदे में चला आया था। यह कली की इच्छा शक्ति ही उसे बाहर खींच लाई थी। कली ने एक पल की भी देर नहीं की। एक काबली वाला, वह हंसती हुई उससे सटकर खड़ी हो गई। गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस? पहले प्रवीर हतप्रत सा रह गया, फिर दूसरे ही क्षण उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। कैसा दुस्साहस है छोकरी का। कुन्नी की सी साड़ी पर हाथ साफ कर दिया और फिर पहन कर उसे दिखाने आई है। उसकी ऐसी चोरी और सीना जोरी देखकर वह स्तब्ध रह गया। शायद उसके चेहरे की खींच को कली ने देखते ही समझ लिया। वो किसी शैतान बच्ची की बात खिलखिला उठी। यह तुम्हारी कुन्नी की साड़ी नहीं है जी, एक तो हम भी अपने लिए लाए थे। कोई कॉपीराइट है क्या? मुँह क्यों फुला लिया है? पर रेड सूट्स में क्यों, है ना? और फिर वही हंसती हंसती सर से किसी विदेशी बैले की बात ही हवा में तैरती बाहर निकल गई। बिजली की चमक दिखाकर वह क्षणिक प्रभा से प्रवीर को सचमुच चोरी आ गई थी। लड़की का सौंदर्य अपने समस्त अवगुणों के बावजूद दिव्य था, इसमें कोई संदेह नहीं। उसकी चाल, सतर कंधों की गढ़त, सादे ढंग से सवारे हुए काले केस कुछ, साड़ी पहनने का सलीका और उससे भी बढ़कर लंबे आंचल को लहरा लहरा कर जैसे नपे तुले कदमों से चलती थी, जैसे कोई विदेशी राजमहेशी अपने कोरोनेशन के लिए चली जा रही हो और पीछे लटकता लंबा आंचल थामे चल रहे हों 2 अदृश्य पेज बॉय। न चाहने पर भी बहुत दिन पूर्व पड़े एक श्लोक की पंक्तियां उसके कानों में बजने लगी। तन्वंगी गजगामणि चपलजिक संगीत शिल्पनीता नो हश्वा न ब्रयतता सुकृशा मध्य मयूरश्वरा पीन श्रेणी पयोदरा सुललिते जंगे वहंति कृषे।
अचानक उसके दोनों कान लाल होकर दहकने लगे। ऐसी दुर्बलता थी यह उसकी। ऐसी सस्ती लड़की जिसका स्पर्श होने पर भी शायद उसे नहाना पड़ता, उसी के लिए श्लोक की आवाज़ थी। पर फिर से कमरे में जाकर वह उन बिसरी अधूरी पंक्तियों के टुकड़े याद करने लगा। भृंग श्यामला कुंतला च जल गिरिवोप। वो फिर बौखलाकर एक के बाद एक कितनी सिगरेटें फूंकता चला गया। पंडित जी ने उस दिन बड़े उत्साह से शायद आधा कलकत्ता ही न्योत दिया था। हाय, मैं ऐसा जानती तो और बढ़िया साड़ी पहन कर आती अम्मा। माया अपनी साधारण रेशमी साड़ी देखकर स्वयं ही गड़ी जा रही थी। वहाँ तो एक से एक सजी धजी अप्सराएं आई थीं। कुन्नी तो उस दिन पहचाने में नहीं आ रही थी। लगता था किसी पेशेवर हेयर ड्रेसर से उसने अपना लोपा मुद्रा का सा जोड़ा बनवाया है। बड़ी आंखों को भला काजल से चीर कर और बड़ी बनाने का क्या प्रयोजन था, प्रवीण की समझ में नहीं आया। एकदम कला केंद्रम के रामायण की सीता बनी वह नाटकीय मुद्रा में दाएं बाएं रजाकर ढुलकी जा रही थी। जया माया ने उसे साथ लाई साड़ी पहनाकर आंचल मेवों से भर दिया था। अम्मा ने बड़े गर्व से पुत्र को सुनाकर पति से कहा, एकदम महालक्ष्मी लग रही है। पर उस लाल साड़ी को देखते ही एक अदृश्य लंबी छरहरी पीले चेहरे की किशोरी बार बार कुन्नी को धक्का देकर प्रवीर के सम्मुख हस्ती खड़ी होती जा रही थी। तनमंगी गजगामनी चपला दृक संगीत शिल्पन्विता काबुली वाला गोइंग टू फादर इन लॉज हाउस। वैसे चिकित होकर प्रवीर सचमुच इधर उधर देखने लगा। क्या पता कहीं यही न धमक पड़े। उस आंधी तूफान सी बेग वाली दुस्साहसी लड़की के लिए सब कुछ करना संभव था। पांडे जी सत्यजीत राय किसी फोटो यूनिट लेकर फ्लैश बल्ब चटका चटका कर सबको चौंका रहे थे। कभी मूवी कैमरा लेकर दोनों मोटे मोटे थम्पक थैया पैर चौड़ाई में फैलाते कथकली नर्तक की बात आगे बढ़ते। कभी वैसे ही ताल में सदे पैर रखते दूर तक चले जाते। उन्नी बेटा जरा दाएं, प्रवीर तुम थोड़ा आगे, ना 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 कुछ पीछे, टू द लेफ्ट, दैट्स राइट। और फिर फ्लैश बल्ब की चटाक चटाक कर चुटकियां बजने लगती। न जाने कितनी तस्वीरें खींची गईं, कितनी बनावटी मुस्कानें बनी और बिगड़ी। कुन्नी ने एक के बाद एक इतने गाने गाए कि अंत में गीत में आवाज फटकर रह गई। ठीक चलने का समय हुआ तो पांडे जी ने जमाता को साग्रह रोक लिया। अभी मेरे परम प्रिय मित्र गजेंद्र तो आए ही नहीं। राजा गजेंद्र किशोर बर्मन, अभी अभी उनका अगरतला से फोन आया है, रात को पहुंच रहे हैं। आ भी रहे हैं प्रवीर से मिलने ही। इन्हें हम रात का खाना खाने के बाद ही छोड़ पाएंगे। अब आप गाड़ी की चिंता न करें, दो गाड़ियां पड़ी हैं, ड्राइवर छोड़ आएगा। दो गाड़ियों का व्यर्थ प्रसंग छेड़कर सरल बाबूजी को प्रभावित करने की भाभी ससुर की कुचेष्टा देखकर प्रवीर तन गया। एक बार जी में आया कि उनका अभद्र प्रस्ताव ठुकराकर रुखाई से चल दे, पर दूसरे ही क्षण उसने कुन्नी की याचकतापूर्ण आंखों में नवीन प्रेम की झलक को देख लिया। विचित्र व्यक्ति थे पांडे जी, कभी एकदम बालक का सा निश्चल व्यवहार और कभी कपटी काक सी मुद्रा। निश्चय ही वह व्यक्ति कभी अपने परिवार की सीमित परिधि लांघकर बाहर नहीं जा सकता। अब प्रवीर भी उसी परिवार का नवीन सदस्य था। इसी से पांडे जी बार बार उसे आंखों ही आंखों में ऐसे पिए जा रहे थे कि स्वयं प्रवीर को अम्मा बाबूजी के सामने अजीब खिसियाहट होने लगी थी। पिता माता बहन बहनोई की उपस्थिति में प्रवीर कुन्नी से आधी बात भी नहीं कर पाया है। यह शायद पांडे जी देख लिया था। वैसे भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के साथ ही अवांछित अतिथियों को भगाने में पांडे जी कमाल हासिल था। मैं तो आप सबसे रात का खाना खाने का अनुरोध करता, पर बड़ी रात हो जाएगी। गजेंद्र जरा देर से खाना पसंद करता और जरा भद्दा लगेगा कि उससे पहले आप सबको खिला दूं। उन्होंने बड़े ही चातुर्य से भूमिका बांध कर अतिथियों को विदा कर दिया। असल में गजेंद्र का तो बहाना था। वह आ अवश्य रहा था, पर यदि उसका स्वयं अपना नया दामाद होता तब भी शायद वह उससे मिलने की उत्सुकता नहीं दिखाता। वह तो मित्र के साथ उसकी बंगालियों में जश्न मनाने आ रहा था। उसके खाने पीने का प्रबंध पांडे जी पहले ही छोटी बंगलियां में कराए थे। वह बंगला उनकी कोठी से दूर इसी प्रयोजन से बनाया गया था। पांडित जी एक से एक मोटे आसामियों का अतिथि गृह उनका सबसे बड़ा आकर्षण था। राजनीतिज्ञ, पत्रकार, व्यवसायी अपनी वानप्रस्थ की अवस्था को ताक पर धरकर या मनमानी रंगरेलियां मना सकते थे। उसी छोटे कमरे में सुरा सुंदरी और बिलासपुर 56 प्रकार के तामसी भोज्य पदार्थों के अपूर्व तोहफे भेंट कर कुटीर पांडे जी लाखों का वारा न्यारा करते थे। न जाने कितने टुफिंगू उनकी मुट्ठी में बंद रहे थे, जिससे जब चाहे पानी भरवा लें। जब तक कलकत्ता में लॉरेन थी तब तक उन्हें अपने व्यवसाय की कोई चिंता नहीं थी। वैसा उनके हाथ का मैल था। फिर सबसे छोटी पुत्री के विवाह में कोई कसर बाकी न रहने पाए, यही उनकी उत्कट अभिलाषा थी। ऐसी अपूर्व जमाता क्या सहज में जुड़ सकता था? जानबूझकर ही प्रवीर को कुन्नी
के साथ एकांत में छोड़ पांडे जी पत्नी को लेकर बाहर घूमने चले गए। इतने सारे अतिथियों से भरा गोल कमरा खाली हो गया तो संकोची स्वभाव न होने पर भी प्रवीर सोफे के कोने में सिमट कर बैठ गया। कुन्नी बड़ी स्वाभाविकता से हंसकर खड़ी हो गई। आप एक सेकंड बैठें, मैं ये साड़ी बदलाऊं, इतनी भारी है कि संभलती ही नहीं। फिर आपको अपना नया स्विमिंग पूल दिखाने ले चलूंगी। इट इज़ अ ब्यूटी। कल ही डैडी ने उसमें पानी भरवाया है। वह चली गई तो प्रवीण ने दोनों टांगें फैलाकर सिगरेट जला ली। शायद साड़ी बदल कर आने पर वह उसके मौलिक व्यक्तित्व में लौट आएगी। एक हल्की धानी डूरी सूती साड़ी में वह सचमुच ही कैसे चोला बदल आई थी। उसकी गौर वर्ड पर धानी रंग खिल रहा था। वाह, बड़ा सुंदर रंग है और आपको सूट भी करता है। प्रवीण ने चित्त में उमड़ी लाल साड़ी का आंचल फहराती दुस्साहसी किशोरी की मूर्ति को भगाने के लिए ही शायद सम्मुख बैठी कुन्नी की प्रशंसा का पहला पुष्प निवेदन किया। जानते हैं बंगला में से क्या कहते हैं? कोची कोला पाताल रंग, केले की खोपल का रंग। मुझे तो इन बंगाल की धनी खाली डोरी साड़ियों के सामने बनारसी साड़ियाँ भी फीकी रखती हैं। वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। चलिए ना, स्विमिंग पूल देखने आए। पान के पत्ते के आकार में बनी जलराशि नियोन बत्तियों के नीले प्रकाश में झलमला रही थी। संगमरमर की बेंच पर ही कुन्नी इठलाकर बैठ गई। आइए ना, बैठ जाइए, कब तक खड़े रहिएगा? प्रवीर उसके पास ही बैठ गया। उसकी गोरी पुष्ट कलाइयों पर पड़ा मगरमुखी कंकड़ झलमला रहा था। धानी साड़ी की आड़ी तिरछी डोरियां बिजली के प्रकाश में अपनी छाया प्रतिछाया की धूप छा की सी रेखाएं बना मिटा रही थी। शंख ग्रीवा में पड़ी पतली सोने की चेन खुले गले के धानी ब्लाउज पर सोने के बाल सी चमक रही थी। ऊंचा बनाया गया जूड़ा शायद इधर उधर चलने फिरने से कुछ शिथिल होकर कंधे पर उतर आया था और इसी से चेहरे का बनावटी मुखौटा जैसे कान की कमानी से कुछ नीचे खिसक आया था। प्रवीर की सूक्ष्म दृष्टि ने मुखौटे के भीतर से झांकता असलियत का नैन नक्श देख लिया था। लेप प्रलेप से मुक्त होने पर चेहरा निर्दोष लगेगा। बड़ी आंखों में बुद्धि की दीप्ति चाहे ना हो, जननी का वात्सल्य अवश्य था और जो वह स्वस्थ शरीर उसे स्वस्थ संतान का पिता बनाएगा, इसमें कोई संदेह ना था। विकेटी दुबली पतले रिरियाते बच्चों को वह देख नहीं सकता था। यह दिरहांगी दुर्बल शिशु की जननी कभी नहीं बन सकती। हो सकता है आलसी गृहिणी बन जाए। उसके मोटे बिलासप्रिय अधर शरीर के कुछ कुल पृथुल बनने पर अभी भी रुझान उसे कुछ वर्षों की लापरवाही से ही अनाकर्षक थुलथुली गृहिणी बना सकते थे। वह निश्चय ही उन कुमारिकाओं के दल की थी जिन्हें पिता का वैभव संपन्न गृह समय से पूर्व ही यौवन के द्वार पर खड़ा कर देता है। समस्त व्यंजन कर्तल पर रहते भी जिन्हें चटोरी जिह्वा को संयम के अंकुश का साथ कर बिना चुप्पी रोटी खाकर संतोष करना पड़ता हो, पर जहाँ विवाह हुआ गृहस्थी की रस्साकसी उन्हें अमानवीय धैर्य से जमीन पर गाड़े डाइटिंग की मोटी रस्सी से बांधे खींचते खिलाड़ियों की भांति अपने दल की ओर खींच ले जाती हैं। फुटबॉल के पिच के ब्लेंडर की भांति हवा पाते ही यह भी एक दिन तन उठेगी। यह प्रवीर समझ गया। कपास के फूल सी हल्की दूसरी तनवंगी उसे फिर कल्पना लोक में खींचकर अंगूठा दिखाने लगी। वह खींचकर उठ गया।